हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 चैप्टर है ये। और थोड़ा सा ये एंड्रॉयड के बारे में ही है। एंड्रॉयड से रिलेटेड ही कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि इनमें से है लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज का क्या मतलब है? लोकेशन बेस्ड सर्विसेज से हम किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। एक ह्यूमन बींग का पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन बींग कहाँ पर अवेलेबल है, इस टाइम पे किस लोकेशन पर है। अगर कोई किसी का व्हीकल चोरी हो चुका है तो वो व्हीकल कहाँ पर है, ठीक है, जीपीएस के थ्रू। तो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज वे सर्विसेज होते हैं। हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। अगर मान लो हमारा कोई एग्ज़ाम है, टेस्ट है, और वहाँ पे एक एड्रेस आया हुआ है, तो आजकल बहुत सारा फ़ायदा हो गया है कि हमें उस एड्रेस पे पहुँचना है, तो हम आसानी से गूगल मैप्स का यूज़ करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो खैर, ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो सकी एंड्रॉयड के कारण ही। तो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज क्या है, जिनमें डिस्प्लेइंग मैप्स, ये देखो वही चीज़ आ गई पहली कि मैप्स को डिस्प्ले करना, मतलब गूगल मैप्स को डिस्प्ले करना। गूगल मैप्स इज वन ऑफ द मैनी एप्लीकेशंस बंडल्ड विद द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के साथ बंडल्ड है ये। बंडल्ड का मतलब है बांधा हुआ है, एक बंडल तैयार कर रखा है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें से गूगल मैप्स भी एक है। In addition to simply using the Maps application, you can also embed it into your own application and make it do some very cool things. आप इस Google Maps को अपनी एप्लीकेशंस बना के उन एप्लीकेशंस पे भी उनके लिंक को एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो आपकी खुद की एप्लीकेशन होगी उस पर भी अगर किसी को किसी लोकेशन का पता चला है, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बना रखी है, उस एप्लीकेशन में अगर हमें किसी लोकेशन को ट्रेस करना है यूजिंग गूगल मैप्स, तो हम गूगल मैप्स को अपनी एप्लीकेशन में भी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन चेंज द व्यूज ऑफ गूगल मैप्स। हम गूगल मैप्स के व्यूज को चेंज कर सकते हैं। मतलब कई बार तो हम ये देखते हैं ना, हमें गूगल मैप को 3D व्यू में देखना है, हम 3D व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। और सिंपली मैप की तरह देखना है तो मैप भी देख सकते हैं। We can obtain the latitude and longitude of locations in Google Maps. हम Google Map पे latitude and longitude locations को देख सकते हैं। We can perform geocoding and reverse geocoding. इसका क्या मतलब होता है? Translating an address to latitude and longitude and vice versa। मतलब कोई भी एड्रेस है, अगर एड्रेस को हमें ट्रांसलेट करना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो वो हम कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं जियो कोडिंग या रिवर्स जियो कोडिंग। वी कैन ऐड मार्कर्स टू गूगल मैप। हम गूगल मैप से मार्कर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे कोई मार्क ऐड करना है। आपने देखा होगा कि जनरली मान लो मुझे अपना एक एड्रेस स्पेसिफाई करना है गूगल मैप में, तो मैं उस पर एक फ्लैग लगा देता हूँ, ठीक है। अब फ्लैग लगाने से ये होगा कि अगली बार जब भी मैं अपना मुझे अपनी लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा, तो उस फ्लैग से मुझे लोकेशन का पता चल जाएगा। तो वी कैन ऐड मार्कर्स टू गूगल मैप्स। हम गूगल मैप पे मार्कर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग द मैप्स एपीआई की। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि हम गूगल मैप्स को अपनी एप्लीकेशंस में भी एम्बेड कर सकते हैं, लेकिन अपनी एप्लीकेशन में एम्बेड करने का तरीका क्या है? हमें गूगल मैप की एपीआई की को ऑब्टेन करना पड़ेगा। हमें गूगल मैप्स की एपीआई की को ऑब्टेन करना पड़ेगा। एपीआई की फुल फॉर्म बताओ स्टूडेंट्स, हम पहले भी एपीआई के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बिगिनिंग विद द एंड्रॉयड एसडीके। एसडीके की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अगर मैं एंड्रॉयड की एसडीके के साथ स्टार्ट करूं, यू नीड टू अप्लाई फॉर ए फ्री गूगल मैप्स एपीआई की बिफोर यू कैन इंटीग्रेट गूगल मैप्स इनटू योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मतलब आपको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर अगर गूगल मैप्स को एम्बेड करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल मैप की एपीआई की को ऑब्टेन करना जरूरी है, ठीक है, जो कि फ्री अवेलेबल हो जाती है, हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता। व्हेन यू अप्लाई फॉर द की, यू मस्ट आल्सो एग्री टू गूगल टर्म्स ऑफ यूज, सो बी श्योर टू रीड देम केयरफुली। जब भी हम गूगल मैप की एपीआई की को ऑब्टेन करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तो हमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। उनके लिए हमें एग्री करना पड़ता है, एग्रीमेंट होता है हमारा, तो इसलिए हमें उनको भी ध्यान से केयरफुली पढ़ लेना चाहिए उन एग्रीमेंट्स को। थर्ड पॉइंट,
गेटिंग लोकेशन डाटा, किसी भी लोकेशन के डाटा को गेट कैसे कर सकते हैं हम। नाउ ए डेज मोबाइल डिवाइसेस आर कॉमनली इक्विप्ड विद जीपीएस रिसीवर्स। आजकल आपकी जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें जीपीएस होता है। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपका मोबाइल कहीं पर भी हो, चोरी भी हो जाए, तब भी हम जीपीएस के थ्रू मोबाइल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। या कोई पर्सन मोबाइल के साथ कहीं पर चला जाए और वहाँ पे वो गुम हो जाता है, तो भी वो जीपीएस की लोकेशन से हम जीपीएस के थ्रू हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ द मैनी सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ यू कैन यूज ए जीपीएस रिसीवर टू फाइंड योर लोकेशन इजीली। क्या होता है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, और ये मेनली कई सैटेलाइट तो आपके जीपीएस के लिए ही बनाए गए हैं। वो सैटेलाइट आपकी लोकेशन का आसानी से पता लगा लेते हैं इजीली। हाउएवर GPS requires a clear sky to work and hence does not always work indoors or where satellites can't penetrate such as a tunnel through a mountain। वो कह रहा है कि जीपीएस के लिए कई बार तो हमें बहुत ही क्लियर स्काई की जरूरत होती है, मतलब साफ सुथरा आकाश होना चाहिए, आसमान होना चाहिए। और साथ के साथ कई बार तो ये जो टनल्स होती हैं बड़े बड़े माउंटेन्स के अंदर, टनल्स मीन्स टनल का मतलब समझते हैं, सुरंग होती हैं, पहाड़ों में सुरंग होती हैं। तो सुरंग बहुत ही इंडोर हो जाती हैं, बहुत ही भूमिगत हो जाती हैं, जहाँ तक सैटेलाइट अपनों की पहुँच नहीं हो पाती, तब दिक्कत आ जाती, तब वो लोकेशन का डाटा हमें नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ए लोकेशन। एक लोकेशन को मॉनिटर कैसे करते हैं। मेन फीचर ऑफ द लोकेशन मैनेजर क्लास इज इट्स एबिलिटी टू मॉनिटर स्पेसिफिक लोकेशन। अगर हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो लोकेशन मैनेजर एक क्लास होती है, उस क्लास के थ्रू हम स्पेसिफिक लोकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज अचीव्ड यूजिंग द एट प्रोक्सिमिटी अलर्ट मेथड। ये इस क्लास का ही एक मेथड होता है, इस मेथड का यूज़ भी हम कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रामेटिकली जाता तो आपको लिए कन्फ्यूजन हो जाता और हो सकता था कि आप इस चैप्टर को छोड़ ही देते कि हम इस चैप्टर को नहीं करेंगे, हम प्रोग्राम्स में जाते तो। ठीक है, खैर अगर किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो प्रोग्रामिंग में भी जा सकता है, लेकिन मैंने आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र इसको टॉपिक को इस तरीके से तैयार किया है कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमिंग वेब सर्विसेज यूजिंग HTTP। देखो, बहुत सारी वेब सर्विसेज या वेब पेजेस होते हैं, उनमें HTTP की बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। HTTP की फुल फॉर्म पता है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम वेब पेजेस या वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो वही चीज़ कह रहा है कि हम HTTP के थ्रू वेब सर्विसेज को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो वन कॉमन वे टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज थ्रू HTTP। अगर मुझे अपने लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के साथ जुड़ना है तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। HTTP इज नो स्ट्रेंजर टू मोस्ट पीपल, इट इज़ द प्रोटोकॉल दैट ड्राइव्स मच ऑफ द वेब सर्विसेज। वो कह रहा है कि ये कोई विचित्र नहीं है, कोई अननोन चीज़ नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, कॉमन प्रोटोकॉल है, जो जनरली हमारे बहुत सारी वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Using the HTTP protocol, you can perform a wide variety of tasks such as downloading web pages from a web server, downloading binary data and more। बहुत सारी चीज़ें हम HTTP के साथ कर सकते हैं। हम वेब पेजेस को खोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी बाइनरी डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं या किसी टेक्सचुअल डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइल्स के में दो टाइप की फाइल्स होती है हमारे पास, बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स। कोई कहे कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स में क्या डिफरेंस है। बाइनरी फाइल्स में सारा डाटा ही बाइनरी लैंग्वेज में लिखा होता है, और टेक्स्ट फाइल्स में जनरली हम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। टेक्स्ट फाइल को पढ़ना बहुत ही आसान होता है, जबकि बाइनरी फाइल्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल होती है। कोई आपसे पूछे कि आज ये जो इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, इनको किस टाइप का डाटा आप कहोगे, तो ये बाइनरी डाटा में होती हैं। हमारे पास जो इमेजेस पिक्चर्स आती हैं वो बाइनरी डाटा की फॉर्म में ही होती हैं। नेक्स्ट, डाउनलोडिंग बाइनरी डाटा, जो मैंने भी डिस्कस भी किया आपसे। बाइनरी डाटा एक कॉमन टास्क यू नीड टू परफॉर्म इज डाउनलोडिंग बाइनरी डाटा फ्रॉम द वेब। ठीक है, बहुत सारी जगह पे हमें इमेजेस को, पिक्चर्स को डाउनलोड करना पड़ता है जो कि बाइनरी फॉर्म में ही होती हैं।
For example, you may want to download an image from a server so that you can display it in your application. ठीक है, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। कई बार कुछ ऐसी इमेजेस, कोई ऐसी पिक्चर्स होती हैं, हमें नेट से डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में उनको ऐड करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। तो वो जो डाउनलोड करते हैं हम, जो इमेजेस होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, बाइनरी डाटा में होती है, जिसको हम डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट, डाउनलोडिंग टेक्स्ट कंटेंट, इससे अपोजिट हो गया। Besides downloading binary data, you can also download plain text content. For example, you might want to access a web service that returns a string of random codes. ठीक है ना, कुछ कोड्स को मतलब कोई भी, उसने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी कोई भी सर्विस जो जब हम किसी ऐसे वेब सर्विस को एक्सेस करते हैं जो हमें रैंडम कोड्स के साथ कुछ स्ट्रिंग्स देती है, तो वो एक एग्जांपल है आपका टेक्स्ट कंटेंट्स को डाउनलोड करने का। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिंग वेब सर्विसेज। अभी मैंने बताया था कि हम HTTP के थ्रू वेब सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, बट HTTP इज ए प्रोटोकॉल। नाउ एक्सेसिंग वेब सर्विसेज लाइक और टॉपिक हमारे पास, तो ये क्या कहता है एक बार पढ़ लें इसके बारे में भी। वी कैन कनेक्ट टू ए वेब सर्विसेज यूजिंग द HTTP गेट मेथड। HTTP तो मैंने बताया था, लेकिन वो कह रहा है कि HTTP का कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू हम सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो HTTP का ही गेट मेथड होता है जिसके थ्रू हम वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। वंस द वेब सर्विस रिटर्न्स ए रिजल्ट इन XML, यू एक्सट्रैक्ट द रिलेवेंट पार्ट्स एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स यूजिंग द टोस्ट क्लास। वो कह रहा है कि कई बार जो वेब सर्विसेज होती है ना, वो रिजल्ट हमारा XML में होती हैं। XML की फुल फॉर्म बताओ स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपको कई बार बता देता हूँ कि बहुत सारी वेब सर्विसेज XML का ही यूज़ करती हैं, ठीक है, जबकि वेब पेजेस यूज़ करते हैं HTML का, और वेब सर्विसेज मोस्टली यूज़ करती हैं XML का। तो जब भी कोई सर्विस XML में रिजल्ट आपका रिटर्न करती है, तो उसमें से भी अगर मुझे पार्ट्स चाहिए, जो रिलेवेंट पार्ट है मुझे चाहिए, या किसी इन्फॉर्मेशन को मुझे या किसी कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो हम टोस्ट क्लास के साथ उसको पर्टिकुलर कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग डाटा इन एंड्रॉयड। बहुत ज़रूरी है, हमें एंड्रॉयड में डाटा को शेयर भी करना पड़ सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो वो पढ़ते हैं। तो क्या यूज़ होता है वहाँ पे। इन एंड्रॉयड यूजिंग ए कंटेंट प्रोवाइडर इज़ द रिकमेंडेड वे टू शेयर डाटा अक्रॉस द पैकेजिंग। मतलब एक पैकेज से दूसरे पैकेज में डाटा को शेयर करने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर एक्ट्स एज ए डाटा स्टोर। हम एक कंटेंट प्रोवाइडर में डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। द पैकेजेस कैन एक्सेस द डाटा स्टोर्ड इन इट यूजिंग ए कंसिस्टेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो कोई भी कंसिस्टेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो सकता है जिसके थ्रू पैकेजेस आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डाटा आपका स्टोर है कंटेंट प्रोवाइडर में, और उनको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एक पैकेज से दूसरे पैकेज में। एक कंटेंट प्रोवाइडर बिहेव्स वेरी मच लाइक ए डाटाबेस की तरह होता है, क्योंकि डाटा स्टोर कर रहा है तो डाटाबेस में भी हम डाटा स्टोर करते हैं। यू कैन क्वेरी इट, आप इसमें क्वेरी कर सकते हो। एडिट इट्स कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। एज वेल ऐड और डिलीट कंटेंट्स, आप इसमें कंटेंट्स को ऐड भी कर सकते हो, और जब नहीं चाहते तो डिलीट भी कर सकते हो। हाउएवर, अनलाइक ए डाटाबेस, ए कंटेंट प्रोवाइडर कैन यूज डिफरेंट वेज टू स्टोर इट्स डाटा। वो कह रहा है कि थोड़ा सा आपको ये डाटाबेस से डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि डाटाबेस में तो हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। द डाटा कैन बी स्टोर्ड इन ए डाटाबेस, इन फाइल्स और इवन ओवर ए नेटवर्क। हम फाइल्स में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं और एक नेटवर्क पे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड्रॉयड शिप्स विद मैनी यूजफुल कंटेंट प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ये कुछ कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे ब्राउज़र है। ब्राउज़र में हम ब्राउज़र से रिलेटेड डाटा स्टोर करते हैं, जैसे ब्राउज़र के बुक मार्क्स, ब्राउज़र की हिस्ट्री। कॉल लॉग्स हैं, जिसमें हम कॉल्स का डाटा स्टोर करते हैं कि मिस कॉल्स वगैरह, या कॉल्स की डिटेल्स, कौन सी कॉल आई, कहाँ से आई, एटसेट्रा। कॉन्टैक्ट्स, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती हैं, हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं इस प्रोवाइडर में। मीडिया स्टोर, इसमें मीडिया फाइल्स रहती हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। सेटिंग्स, इसमें हम डिवाइस की सेटिंग्स या उसकी प्रेफरेंसेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट प्रोवाइडर हैं। देखो, स्टोर करना ही का मतलब है डाटाबेस, तो कंटेंट प्रोवाइडर को एक डाटा बेस भी उसने कहा है। अब सेटिंग्स में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो स्टोर तो होता है ना कहीं, और स्टोर ही रहता है। जब भी हम मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं सेटिंग्स के साथ वो स्टार्ट होता है, क्योंकि वो डाटाबेस से उनको एक्सेस कर लेता है। मीडिया स्टोर,
हम कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप या कुछ भी, तो वो सारा हमारा मीडिया स्टोर में रहता है। जो कॉल्स आती हैं वो कॉल्स भी इवन स्टोर रहती हैं कि कहाँ से मिस कॉल आई थी। आप कॉल्स की हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि कौन सी कॉल आई थी, कहाँ से आई थी, कौन सी मिस कॉल थी जिसे हमने अटेंड नहीं किया। तो वो सारा आपका डाटा स्टोर रहता है। एक इसी चैप्टर में है एसक्यूलाइट डाटाबेस। एसक्यूलाइट डाटाबेस, तो एसक्यूलाइट एक ओपन सोर्स है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जनरली मोबाइल एप्लीकेशन में जो होता है ये भी डाटाबेस की तरह काम करता है। डाटाबेस, इसको हम डीबीएमएस कह सकते हैं, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। एसक्यूलाइट इज ए सी लैंग्वेज लाइब्रेरी, सी लैंग्वेज में बनी हुई लाइब्रेरी है ये, that implements a small, fast, self-contained, high reliability, full featured SQL database engine। एक SQL database engine है। इंजन का मतलब ये होता है जो SQL database कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। SQLite is the most used database engine in the world। बताने की जरूरत नहीं है। SQLite is built into all mobile phones and most computers and comes bundled inside countless other applications that people use every day। वो कह रहा है जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे दूसरे वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस जिनको लोग डेली यूज़ करते हैं, उनमें एसक्यूलाइट डाटाबेस होती है। एसक्यूलाइट डाटाबेस फाइल्स आर कॉमनली यूज्ड एज कंटेनर्स टू ट्रांसफर रिच कंटेंट बिटवीन सिस्टम्स। डाटाबेस है तो डाटा स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा डाटा स्टोर होगा, रिच कंटेंट स्टोर होंगे जिन्हें हम सिस्टम्स के बीच में ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। एसक्यूलाइट डाटाबेस फाइल आर कॉमनली यूज एज, हाँ ये हमने पढ़ ही लिया। खैर, इट इज़ फ्री टू एवरीवन टू यूज़ फॉर एनी पर्पस, क्योंकि मैंने ओपन सोर्स बताया है तो फ्री अवेलेबल है, जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। तो ये सारा सा आपका चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है। अगर हम प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मेरा बताने का मतलब था कि स्टूडेंट्स को मेन समझ में आना चाहिए। प्रोग्रामिंग में जाता है तो शायद आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हैं। फ़िलहाल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।